बड़ी खबर गुलबर्ग सोसाइटी केस से जुड़ी हुई, जिसमें अहमदाबाद की अदालत ने 67 में से 36 आरोपियों को बरी कर दिया है, तो 24 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। आपको ये जानकारी दे दें कि जिन 24 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, उनमें से 11 को हत्या का दोषी पाया गया है, जबकि 13 आरोपियों को दूसरे मामले में दोषी कोर्ट ने पाया है। पूर्व बीजेपी पार्षद विपिन पटेल को अदालत ने बरी कर दिया है। इस केस में कुल 67 आरोपी थे, जिनमें 60 पर आज फैसला आया है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि 6 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक फरार है। अब दोषियों को सजा का ऐलान 6 जून को होगा। 67 में से 36 आरोपी बरी, 24 को अदालत ने दोषी करार दिया है। इसमें से आपको ये बता दें 11 को हत्या का दोषी इसमें पाया है और 13 आरोपियों पर बाकी के चार्जेस लगाए गए हैं। 6 जून को अब इस पर फैसला आना है, सजा क्या होगी इसका ऐलान होगा। गुलबर्ग सोसाइटी मामले में 69 लोग जिसमें मारे गए थे, अब दोषियों को सजा सुनाई जाएगी 6 जून को। गुलबर्ग फैसले में तारीख पर तारीख विशेष अदालत के जज के तौर पर पहले बीयू जोशी ने सुनवाई शुरू की। जनवरी 2011 में सुनवाई पूरी हुई, लेकिन बीयू जोशी का तबादला हो गया। जोशी के बाद बीजे ढांडा ने सुनवाई शुरू की, लेकिन फैसले पर स्टे लगा। सुनवाई कर रहे जज बीजे ढांडा 31 अगस्त 2013 को रिटायर हो गए। अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी केस में कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जिसमें 24 आरोपियों को दोषी कोर्ट की तरफ से स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जिसमें से 11 को हत्या का दोषी पाया है और 13 आरोपियों पर बाकी धाराओं के तहत अब सजा का ऐलान होगा। 6 जून को सजा का ऐलान किया जाएगा। और इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी केतन जोशी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही कोर्ट के बाहर से महेश गुप्ता इस वक्त हैं। सबसे पहले महेश, आपका रुख करना चाहूंगी, कोर्ट में क्या फैसला आया आज? देखिए, जैसा कि अभी आपने दोहराया भी है कि इसके अंदर 24 लोगों को सज़ा सुनाई गई है और बाकी जो 6 एक्यूज थे उनके डेथ हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है उस पर कोई फैसला आने का सवाल नहीं उठता। और एक जो है उसके अंदर फरार है, तो फरार का ये होता है कि मैं आपको जरा 2 मिनट रोकना चाहूंगी। एक बार हम केतन का रुख कर लेते हैं। केतन, आपके पास कुछ एड ऑन डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए 14 साल से जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला आ गया है। कुल 36 आरोपियों को इस पूरे केस से बरी कर दिया गया है और जो 24 लोग हैं उसके ऊपर आरोप तय कर लिए गए हैं और सजा का ऐलान इस आरोप के ऊपर 6 जून सोमवार को होना है। और कोर्ट ने ये भी एक अवलोकन किया है कि जिस तरह से सामने फरियादी पक्ष ने ये प्लॉट रचा था कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी साजिश है, ये इस तरह से एक काम हो रहा था, उस पर कोर्ट ने अपना रुख है वो थोड़ा नरम कर दिया है। मतलब कि ये है कि ये कोई जो साजिश के प्लॉट की बात थी वो शायद यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी जो जजमेंट की कॉपी आएगी इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि 36 लोगों को इस पूरे केस से बरी कर दिया गया है और जो 24 लोग थे उस पर ऊपर सजा का ऐलान कर दिया गया है और वो सजा का जो ऐलान है वो 6 जून को होगा, सोमवार को। जी ठीक, केतन एक बार फिर से आप अगर दोहरा पाए, कोर्ट ने खास तौर से साजिश को लेकर जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, कोर्ट ने अपने फैसले में इसे लेकर क्या कहा? केतन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरा सवाल आपसे। केतन का हम एक बार फिर से रुक करेंगे। महेश, एक बार फिर से हम अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे, लेकिन इसमें आपको अपडेट ये दे दें कि 24 आरोपी जो हैं उन्हें दोषी करार दिया गया है, लेकिन 36 को इसमें बरी कर दिया गया है। हालांकि 13 पर अभी फैसला इसमें आना बाकी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 6 जून को अब इस पर फैसला सुनाया जाएगा। 11 आरोपी, उन्हें मर्डर के चार्जेस के तहत अब सजा का ऐलान किया जाएगा, जो अपने इस फैसले में सुनाए गए हैं। महेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं। महेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए, क्योंकि हम लोग ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में कवर किया है और जब ये दंगे हुए थे तो NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुद सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई थी, याचिका लगाई थी कि इन दंगों की जो है एक विशेष जांच होनी चाहिए या ताकि निष्पक्ष नतीजा सामने आए और इसकी जो ट्रायल है वो भी जो है बिल्कुल फेयर हो। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक SIT बनाई थी जिसमें CBI के फॉर्मर डायरेक्टर हैं उनको हेड बनाया गया था और उसमें जो एक एहसान जाफरी हैं कांग्रेस के सांसद वो मारे गए थे, उनकी पत्नी हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में आई थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी उन पर भी आरोप लगाया था कि उन्होंने जो है दंगे भड़काने की कोशिश की थी। हालांकि SIT ने जब नरेंद्र मोदी से पूछताछ की थी तो नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी। तो कुल मिलाकर जैसे इस मामले में 24 लोगों को दोषी ठहराया गया है तो इसके अंदर जितने लोगों को हत्या का दोषी ठहराया गया तो उन पर अगर हम बात करें सोमवार को जब 6 जून को सुनवाई होगी आगे सजा का ऐलान करने के लिए तो लोअर कोर्ट है दोनों पक्षों को दोबारा से सुनेगा। जैसे कि प्रोसिक्यूशन मांग करेगा कि इन्हें अधिक से अधिक सजा दी जाए यानी कि फांसी, और कम से कम सजा अगर हत्या में होती है तो वो उम्र कैद होती है। तो उसके लिए जो दूसरा पक्ष यानी कि बचाव पक्ष के वकील अब वो इस बात पे बहस नहीं करेंगे कि निर्दोष है नहीं, जब एक बार दोषी करार हो गए तो आगे वो बहस ये करेंगे कि इन्हें कम से कम सजा हो। उनका कहना होगा ये दंगा है, ये कोई पूर्व नियोजित नहीं था, कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी, दंगे में लोगों ने गुस्से में किया, जो भी किया तो इन्हें जो है फांसी ना दे करके उम्र कैद दी जाए। तो अभी अदालत के ऊपर होता है कि कितने लोगों को फांसी देती है, कितने लोगों को नहीं देती, कितने लोगों को वो उम्र कैद देती है, कितने को नहीं देती। लेकिन फांसी देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो ये है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी कि जो बेहद जघन्य अपराध है उस कैटेगरी में ये आता है, उस श्रेणी में ये जो वारदात हुई थी, ये दंगा हुआ था, ये उसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी के हिसाब से जो लोअर कोर्ट फैसला जो है वो 6 तारीख को आएगा। महेश, मैं लौटूंगी। केतन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ और डिटेल्स केतन के पास इस वक्त हैं। केतन, आप साजिश का जिक्र कर रहे थे, उस पर थोड़ा सा और डिटेल्स दीजिए। कोर्ट ने उसे लेकर क्या कहा है अपना फैसला सुनाते वक्त, जब आरोपियों के बारे में कोर्ट बात कर रही थी, अपने स्टेटमेंट दे रही थी उस दौरान? देखिए, जब स्पेशल कोर्ट के जो एडवोकेट है, जो जज है मिस्टर देसाई, उन्होंने ये साफ कहा है कि जब ये दलील दी जा रही थी खासकर फरियादी की ओर से कि ये पूरा का पूरा जघन्य अपराध की श्रेणी में आना जाना चाहिए और ये एक पूर्व आयोजित ये पूरा का पूरा कांड था, तो इस पर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और यहाँ पर जब फैसला आया उससे पहले हमने जो फरियादी के परिजन हैं उनसे भी बात की तो उनका भी साफ कहना था कि कम से कम फांसी की सज़ा मिले। जिस तरह से गोधरा कांड के जो आरोपी हैं उनको जो फांसी की सज़ा कुछ लोगों को सुनाएगी, उसी तरह से इनको ऊपर भी फांसी की सज़ा सुनाई जाए। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने ये पूरा ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने कहा कि इसको हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डेफिनेशन में फिलहाल नहीं रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कोर्ट ने जो अवलोकन किया है उस पर 6 जून को जो अंतिम फैसला आएगा कि कौन सी सज़ा सुनाई जाएगी, उस पर फांसी की सज़ा शायद न भी हो। ये एक ऑब्जर्वेशन यहाँ के कुछ एक्सपर्ट हैं उन्होंने जो हमें बताया उसके आधार पर हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद इसके ऊपर भी कुछ स्पष्टीकरण आएगा और हम कह सकेंगे कि हाँ, इस तरह की एक बात भी सामने आई है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के दायरे में नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं जो 24 लोगों को दोषित करार दिया है उनमें से शायद फांसी न भी मिले, उम्र कैद में भी तब्दील हो जाए। लेकिन अंतिम फैसला है वो 6 जून सोमवार को आएगा। बिल्कुल केतन, और इसी का जिक्र महेश भी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फांसी को लेकर कहा है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में इस मामले को नहीं रखा गया, आप भी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जिन्हें हत्या का दोषी बनाया गया है, 11 आरोपी, केतन, उन्हें लेकर कोई डिटेल्स मिल पाई हैं? इन 11 लोगों में कौन कौन से नाम शामिल हैं? क्या कोई बड़ा नाम इनमें सामने आया है? देखिए, जो जिस तरह से जाकिया जाफरी ने इस पूरे केस में तत्कालीन मुख्यमंत्री, कुछ मंत्री और अधिकारियों को घसीटने की कोशिश की थी, वो केस तो कब का हाई कोर्ट ने जो क्लोजर रिपोर्ट SIT ने दी थी उससे खारिज कर दिया। तो जितने भी आरोप जिनके ऊपर तय हुए उसमें इतना कोई बड़ा नाम नहीं है कि जिसकी यहाँ पर हम चर्चा भी कर पाए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 24 लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस पूरे गुलबर्गा हत्याकांड में दोषित पाया गया है और 6 जून को उसके ऊपर सजा मुकर्रर की है। जो जज साहब है देसाई साहब, उन्होंने ज़्यादा इस पर कुछ दलील नहीं की। खासकर जितने भी आरोपी थे यहाँ मौजूद थे उनकी हाजिरी दर्ज की, बाद में उन्होंने अपना फैसला सुनाया, लेकिन ज़्यादा टिप्पणी नहीं की। अब कुछ देर बाद जब उनका पूरा का पूरा जो आरोप पत्र हमारे सामने आएगा तब जाकर उस पर हम फाइंड कर पाएंगे कि आखिरकार कोर्ट ने अपना रुख है वो किस तरफ से मुड़ा है और जो 24 लोगों को आरोपी बनाया है उस पर किस तरह की सजा हो सकती है। ठीक, फरियादी भी कोर्ट के बाहर मौजूद होंगे केतन, तो क्या इस ऐलान के बाद सजा जो कोर्ट ने अपना
फैसला सुनाया, इसके बाद उनसे कोई बातचीत हो पाई? 6 जून को लेकर उनका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने भी जो अपनी प्रथम प्रतिक्रिया दी थी उसमें तो यही कहा था कि सबको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि जिस तरह से ये क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में इस गुलबर्गा केस को देखा गया था, जो साबरमती एक्सप्रेस को A6 कोच को गोधरा में जला गया था, और उस केस में जितने भी आरोपी थे उनमें से कुछ लोगों को कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी थी। तो उनका फरियादी पक्ष के जो परिजन हैं उनका यही कहना है कि इसको कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए। वो काफ़ी आक्रोश में थे और यहाँ भी कैमरे के सामने भी वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। एक तो 14 साल जितना समय बीत गया न्याय मिलने में, और अब जाकर कहीं लोग उसमें बरी भी हो गए हैं, तो आगे जाकर वो ऊपरी कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो भी फैसला आया है जो 24 के खिलाफ, उसमें तो वो यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम सबको फांसी की सज़ा हो। अब देखना होगा कि कोर्ट 6 जून को इस पर क्या फैसला अंतिम देता है। जी। और हमारे साथ आनंद याग्निक सोशल एक्टिविस्ट है इस वक्त फोन लाइन पर। आनंद याग्निक जी, आपका रिएक्शन इस फैसले के बाद, इस पूरे मामले पर लगातार आपने नजर बनाए रखी होगी, 14 साल बाद ये फैसला सामने आया है। देखिए, एक ही बात मैं आपसे कहूंगा, जब आप गुलबर्ग के बारे में हमारा मंतव्य ले रहे हैं कि जस्टिस हैज प्रिवेल्ड एंड 2002 Gujarat riots in the beginning of the 21st century in a state that was led by the then Chief Minister Narendra Modi, who happens to be our Prime Minister today, had suffered one of the most heinous communal tensions and riots, and Gulbarg was one of the ghastly incident that had taken place. और आज जब 14 साल के बाद जजमेंट आया है, 24 लोगों को कन्विक्ट किया है, तो हमारा ये मानना है कि न्याय कायम रहा है। जहां तक कॉन्स्पिरेसी और कुछ लोगों को छोड़ने की बात है, हम समझते हैं कि न्याय का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, ये तो शुरू हुआ है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिन जिन लोगों ने गुलबर्ग के कांड में अपने रिश्तेदारों को खोया है, वो आगे जाएंगे और न्याय मांगेंगे। आनंद याग्निक, जिस तरह की लड़ाई 14 साल तक चलती रही, उसके बाद कई लोगों के लिए आप इस फैसले को एक राहत के नजरिए से देखते हैं? हेलो जी। देखिए, न्याय की हिंदुस्तान में जो व्यवस्था है उसमें देरी तो होती है, चाहे भागलपुर हो या 84 के दंगे हो, आज भी न्याय चल रहा है। तो 14 साल में देर आया दुरुस्त आया, ये बात सही है, लेकिन 24 लोगों को जब कन्विक्ट किया गया हो, तब ये तो बात सही है कि गुलबर्ग में जो हुआ था वो मानवता के लिए और इस देश और गुजरात राज्य के लिए कतई स्वीकार नहीं था। और ऐसे दंगों की बात में इतने बड़े पैमाने पे कन्विक्शन हुआ है, वो न्याय की जीत है, इस देश में लोकशाही की जीत है। और 34 लोगों को बरी भी कर दिया गया, कुछ पर फैसला अभी आना बाकी है, तो जाहिर बात है आनंद याग्निक, उसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसे भी समझने की जरूरत होगी। देखिए, अगर सबूत नहीं है तो बरी किए जाते हैं, सबूत में कोई समस्या है तो फिर जिन लोगों को ये ऑर्डर स्वीकार नहीं है वो गुजरात हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि जिनको छोड़ा है वो भी जिम्मेदार है। आनंद याग्निक, वैसे तो आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन क्या अब इस फैसले का किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप देखते हैं? क्योंकि लगातार ये पॉलिटिक्स में भी छाया रहा, इस पर चर्चा होती रही, कई बड़े नाम भी इसमें सामने आए। एक छोटी सी बात आपसे कहें, मैं पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट तो हूँ, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट में 22 साल से वकालत भी करता हूँ, और कहीं दंगा पीड़ित लोगों को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका प्रतिनिधित्व मैंने किया है। मैं समझता हूं कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जब भी दंगे में दो समाज लड़ते हैं और कानून को हाथ में लेते हैं, तो कानून फिर अपना काम करता है। और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी में इतने बड़े पैमाने पे गुजरात में अगर कन्विक्शंस होते हैं, तो दो बात प्रस्थापित होती है कि ये दंगे की मात्रा मानवता से कहीं और थी, और दूसरी बात, उस वक्त की सरकार जो है वो दंगे को कंट्रोल करने में निष्फल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद याग्निक हमारे साथ जुड़ने के लिए।